नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। आज की इस सीरीज में हम मुख्यतः आज का जो इंडियन एक्सप्रेस अखबार है, आज का जो इंडियन एक्सप्रेस का अखबार है, उसमें जो एडिटोरियल आया था उस एडिटोरियल को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। उस एडिटोरियल के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे ताकि अगर उससे जुड़ा कोई भी सवाल हमारे प्रश्न पत्र में आता है तो उस सवाल को हम आसानी से हल कर सकें। तो आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो बेसिकली आपका जो इंडियंस है उनकी जो फूड हैबिटेट्स हैं, तो हमारी जो खाद्य संबंधी आदतें हैं उन आदतों से जुड़ा हुआ है कि किस तरह से पिछले कुछ समय में हमारी खाने की जो आदतें हैं उनमें बदलाव आया है, हमारे दैनिक आधार पर जो भोजन हम खाते हैं उसमें बदलाव आया है, उसमें पैकेज्ड फूड की जो मात्रा है वो बढ़ गई है। लगातार हमारी जो पैकेज्ड इंडस्ट्री है उसमें आपको ग्रोथ देखने को मिली है और इस ग्रोथ का जो प्रभाव है वो भारत के आम नागरिकों के प्रभाव पर पड़ रहा है। यानी कि हमारे देश में ओबेसिटी की जो समस्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या, हाई शुगर की समस्या, तो इस तरह की जो समस्याएं हैं वो भी हमारे देश में बढ़ती जा रही हैं। तो इन्हीं को लेकर, इन्हीं तमाम समस्याओं को लेकर ये हमारा एडिटोरियल बात करता है। और एडिटोरियल इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे जिन जिन दो लेखकों ने लिखा है, इसमें से पहले जो लेखक हैं वो केरल के एक इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर हैं और दूसरे जो लेखक हैं वो ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद से जुड़े हुए हैं। तो दोनों ही जो लेखक हैं वो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट है। तो अपने आप में ये जो पूरा एडिटोरियल है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इतनी बड़ी पर्सनालिटीज की ओर से लिखा गया है, इतने इंपॉर्टेंट लोगों की ओर से जिन्होंने न्यूट्रिशन के सेक्टर में बहुत ज्यादा रिसर्च की है, तो उन्होंने अगर इस पूरे टॉपिक को लेकर अपने विचार पेश किए हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि उन विचारों को हम उसी तरह से समझने की कोशिश करें। तो ये हमने पूरे एडिटोरियल के ओवरव्यू को समझा। अब यहाँ पर ये जो एडिटोरियल है, ये एडिटोरियल बेसिकली आपका HFSS फूड से जुड़ा हुआ है। HFSS फूड क्या है, एक बार उसकी बात करते हैं। अगर इस फूड को एक बार समझने की कोशिश करें, HFSS अगर फूड को आप देखें तो इसमें आपको H का मतलब होगा हाई, F का मतलब है फैट, S का मतलब है सॉल्ट एंड शुगर। तो इसमें आप इसको ऐसे फूड के तौर पर देख सकते हैं, एक ऐसा खाद्य सामान हो सकता है जहां पर जो फूड, जो सॉल्ट है, जो फैट की मात्रा है, जो शुगर है, उसका कंटेंट बहुत ज्यादा रहता है। जैसे कि आप जब विज्ञान पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ खाने ऐसा होता है जिसमें आपको आपका जो प्रोटीन है वो बहुत ज्यादा होता है, कुछ में कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है, कुछ में दूसरे एलिमेंट बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन जब आप HFSS फूड की बात करते हैं तो इसमें तीन चीजें सबसे ज्यादा होती हैं। कौन कौन सी तीन चीजें? इसमें फैट सबसे ज्यादा होता है, दूसरा इसमें सॉल्ट सबसे ज्यादा होता है, तीसरा इसमें शुगर सबसे ज्यादा होता है। तो ये तीन चीजें अगर किसी खाने में बहुत ज्यादा है, किसी पदार्थ में बहुत ज्यादा है, तो आप उसे HFSS फूड कह सकते हैं। और अधिकतर जो HFSS फूड है वो आपको पैकेज फूड के तौर पर दिखाई दे जाएंगे, यानी कि ऐसा खाना जो कि बाजार में पैक होकर बिकता है, उस खाने को आप इस कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं। तो आज का जो एडिटोरियल है वो बेसिकली इसी खाने पर बात करता है, इसी तरह की जो चीजें हैं उन्हीं चीजों पर विस्तार से बात करने की कोशिश करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समस्या क्या है पूरे विषय को एक बार विस्तार से बात करते हैं। तो जो हमारे लेखक हैं वो सबसे पहले इस समस्या को हमारे सामने पेश करते हैं कि आखिर ओवरव्यू क्या है, पूरी समस्या को जानने की कोशिश करते हैं। तो लेखक बताते हैं कि दुनिया भर में HFSS फूड की जो मात्रा है, उसका जो उपभोग है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और उनके उपभोग के बढ़ने की वजह से जो उससे जुड़ी समस्याएं हैं, जैसे कि आपका ओबेसिटी की समस्या हो गई, मोटेपन की समस्या हो गई, इसके अलावा आपका डायबिटीज की जो समस्या है, हाई ब्लड प्रेशर की जो समस्या है, ये जो समस्याएं हैं ये इस तरह के पैकेज्ड फूड खाने की वजह से लगातार दुनिया भर में बढ़ती जा रही है। इसके अलावा आगे लेखक वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट को भी पेश करते हैं। रिपोर्ट 2019 की है। रिपोर्ट ये बताती है कि दुनिया भर में जो भी ओबेसिटी, ओवरवेट के मामले आपको देखने को मिलते हैं उसमें से 70% जो मामले हैं वो मामले अकेले लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज से निकल करके आते हैं। और इसमें से भी पिछले कुछ समय में जो ग्रामीण इलाका है, जो रूरल एरिया है, वहां पर इस तरह के मामलों में 55% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब ये डेटा क्यों पेश किया जाता है? तो लेखक यहाँ पर एक पुराने तर्क का विरोध करने की कोशिश करते हैं, पुराने तर्क को खंडित करने की कोशिश करते हैं। पुराना तर्क क्या है? तो पुराना पहले ये तर्क दिया जाता था कि ये जो पैकेज्ड फूड है, जो ये प्रोसेस्ड आइटम है,
ये आइटम मेनली जो हमारे डेवलप्ड नेशन है वहां पर बहुत ज्यादा खाया जाता है। लेकिन लेखक ये डेटा पेश करते हैं और इस डेटा के माध्यम से लेखक ये बताना चाहते हैं कि पिछले कुछ समय में जो ट्रेंड है उस ट्रेंड में बदलाव देखने को मिला है। बदलाव इस लिहाज से आया है कि अब जो विकसित देश हैं वहां पर इतना ज्यादा पैकेज्ड फूड इस्तेमाल नहीं हो रहा। अब जो पैकेज्ड फूड इस्तेमाल हो रहा है वो आपको लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में देखने को मिल रहा है, और इसमें भी जो आपका रूरल इलाका है वहां पर प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर एक ओवरव्यू पेश करते हैं। इसके बाद लेखक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में भी कुछ डेटा पेश करते हैं। जैसे इंडिया में अगर आप देखेंगे तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की मात्रा में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। पहले ये 1990 के आसपास इसकी जो संख्या थी वो 38% के आसपास हुआ करती थी, और 2019 में ये 65% के आसपास बढ़ गया है। इसके अलावा अगर आप बात करें ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज की, तो ये रिपोर्ट बताती है कि भारत में अगर आप डाइटरी रिस्क की बात करें, यानी कि हमारे खान पान की वजह से जितने ज्यादा लोगों की मौत होती है उनकी संख्या भारत में 1.2 मिलियन के आसपास है। यानी कि भारत में इतने ज्यादा लोगों की मौत केवल उनके खान पान की जो आदतें हैं, केवल उनकी डाइटरी हैबिट्स की वजह से हो जाती है। और इसका एक इकोनॉमिक लॉस भी है, इसका आर्थिक नुकसान भी है। अगर आप 2017 के डेटा को देखेंगे तो 2017 का डेटा ये बताता है कि भारत में ओवरवेट और ओबेसिटी की समस्या की वजह से पूरे देश को, पूरी देश की इकोनॉमी को $23 बिलियन का नुकसान हुआ था। और अगर इसका एक एस्टिमेट देखेंगे, भविष्य के अनुमान को देखेंगे, तो रिपोर्ट कहती है कि 2060 तक ये जो नुकसान है ये $480 बिलियन तक पहुंच सकता है। यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में हमें ओबेसिटी, ओवरवेट और इस तरह की जो समस्याएं हैं उनकी वजह से आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो ये एक इंट्रोडक्शन लेखक की ओर से दिया जाता है। अगली स्लाइड में भी लेखक इससे जुड़ा डेटा ही पेश करते हैं। अगली स्लाइड में लेखक बताते हैं कि किस तरह से हमारी जो डाइटरी हैबिट्स हैं उनमें परिवर्तन आया है, और उनमें परिवर्तन इस लिहाज से आया है कि हमारा जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड सेक्टर है, यानी कि वो सेक्टर जो कि प्रोसेस्ड फूड बनाता है, जैसे कि आपके जो कुरकुरे हो गए, इस तरह के जो क्रैक्स आइटम्स हैं जो आपके बाजार में बिकते हैं, वो जो पूरी इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री में पिछले कुछ सालों में साल 2011 से साल 2021 के बीच 13.4% की कंपाउंड दर से आपको वृद्धि देखने को मिली है। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट आपको दिखाई दिया है, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में वृद्धि हुई है, और इसका जो कंजम्पशन है वो भी बहुत बड़ी मात्रा में किया जा रहा है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ सालों में जो स्नैक्स और सॉफ्ट ड्रिंक की बिक्री होती है उसमें आपको 3 गुना तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है, और इसकी जो संख्या है वो $30 बिलियन तक पहुंच गई है। पिछले साल जो स्नैक्स होते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, इनकी जो बिक्री हुई है वो $30 बिलियन के आसपास है। यानी कि इतनी ज्यादा बिक्री हमारे देश में देखने को मिली है सॉफ्ट ड्रिंक की और स्नैक्स की। तो बहुत बड़े लेवल पर इसका उपभोग किया जा रहा है, और इसके बहुत सारे सीवियर इकोनॉमिक हेल्थ रिस्क भी हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि हमारी प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करते हैं, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रभावित करते हैं। तो अंततः इसका इम्पैक्ट कहाँ पर आता है? ये जो पूरे डेटा की हमने बात की कि कितनी संख्या हमारे देश में बढ़ रही है, कितना ज्यादा पैकेज्ड फूड का इस्तेमाल हो रहा है, कितनी ज्यादा कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल हो रहा है, इसका अंततः जो प्रभाव आता है वो 2 जगह पर आता है। इसका जो सबसे पहला प्रभाव आता है वो आपका आता है हमारी प्रोडक्टिविटी पर, यानी कि इससे सबसे पहले तो हमारी उत्पादकता में कमी आती है। जब हमारी प्रोडक्टिविटी कम होगी तो इसका प्रभाव हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी पड़ेगा। तो इसका जो दूसरा प्रभाव रहता है वो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ पर रहता है। इसकी वजह से हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम हो जाता है। तो 2 इम्पैक्ट इसके सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो ये हमने एक ओवरव्यू की बात की कि भारत में, दुनिया भर में ये जो लगातार एक ट्रेंड बढ़ रहा है ये पैकेज्ड फूड खाने का या फिर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाने का, इस पूरे ट्रेंड की वजह से आपको क्या प्रभाव देखने को मिला है, इसका क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो इकोनॉमिक लॉस भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर निकल करके आता है। तो हमने इसको समझा। अब यहाँ पर आगे अगली स्लाइड में लेखक उपाय की बात करते हैं कि हमने समस्या को तो समझ लिया कि समस्या क्या है हमारे सामने। लोग ज्यादा से ज्यादा इस तरह के जो फूड आइटम्स हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे हम निपट कैसे सकते हैं, इसका उपाय क्या है। लेखक उपाय पर भी बात करते हैं। लेखक कहते हैं कि इस समस्या से निपटने के लिए हम फिस्कल मेजर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि हम अपनी राजकोषीय नीति का इस्तेमाल इस पूरी समस्या से निपटने के लिए कर सकते हैं। और यहाँ पर टैक्सेशन यानी कि हमारी जो कर नीति है
वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, एक इफेक्टिव मेजर के तौर पर सामने आ सकती है, जिसका इस्तेमाल करते हुए हम लोगों की जो खान पान की आदतें हैं उसमें बदलाव कर सकते हैं और लोगों को बेहतर अल्टरनेटिव फूड खाने के लिए और ज़्यादा प्रेरित किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? तो लेखक कहते हैं कि कई देशों में पहले से ही इस तरह की पॉलिसीज का इस्तेमाल हो रहा है। लेखक के मुताबिक तकरीबन 16 देश ऐसे हैं जहां पर वर्तमान समय में जो हाई अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है या फिर जो दूसरे तरह के फूड हैं जहां पर आपको फैट, शुगर और सॉल्ट का कंटेंट बहुत ज़्यादा मिलेगा, वहां पर पहले से ही इस तरह के फूड पर टैक्स लगाया जा रहा है। ऐसे 16 देश आपके सामने मौजूद हैं। इसमें आपको डेनमार्क मिलेगा, इसमें आपको फ्रांस मिलेगा, हंगरी मिलेगा, मेक्सिको, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इस तरह के बहुत सारे देश हैं जहां पर इस तरह का जो कर है वो लगाया जा रहा है। इसके अलावा अभी हाल ही में कोलंबिया की ओर से जंक फूड लॉ लागू किया गया है, जो कि जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है उस पर टैक्स लगाने की बात करता है। तो ये जो पूरा मॉडल है ये दुनिया के दूसरे देशों के लिए भी एक मॉडल के तौर पर काम कर सकता है। इसके अलावा आपको भारत में भी इसका उदाहरण मिलेगा। भारत में साल 2016 में केरल की ओर से फैट टैक्स पेश किया गया था। 2016 में केरल ने फैट टैक्स पेश किया था। हालांकि जब भारत में जीएसटी लागू हुआ 2017 में, तो केरल का जो फैट टैक्स था वो जीएसटी का हिस्सा बन गया। लेकिन केरल ने इस मामले में प्रयास करने की कोशिश जरूर की थी और हालांकि बाद में ये भारत की जो पूरा ओवरऑल टैक्स सिस्टम है उसका हिस्सा बन गया और अभी बहुत ज्यादा टैक्स जो है फैट पर नहीं लगाया जाता। लेकिन केरल ने इसकी शुरुआत जरूर की थी। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि उपाय के तौर पर हम फिस्कल मेजर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और टैक्सेशन इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो ये हमने उपाय की भी बात की। अब आगे बढ़ते हैं, उपाय के तौर पर और क्या कहा गया है। उपाय के तौर पर यह भी बताया गया है कि ये जो टैक्स सिस्टम है ये भारत में लागू किस तरह से किया जाएगा, उसको लेकर भी लेखक बात करते हैं। उसको लेखक क्या बताते हैं, उसको लेकर उसमें क्या उपाय सुझाए गए हैं। तो अगर उसके उपायों की बात करें कि लेखक कैसे बताते हैं, तो लेखक ये बताते हैं कि मान लीजिए हमारे देश में वर्तमान समय में जीएसटी सिस्टम लागू किया गया है। अब इस जीएसटी सिस्टम में हम कैसे इस समस्या से निपटेंगे? तो इस समस्या से निपटने के लिए हमें सबसे पहले जो खाद्य पदार्थ हैं उनका न्यूट्रिशनल कंटेंट देखना होगा। मान लीजिए कि कोई पैकेज्ड आइटम है, उस पैकेज्ड आइटम का जो पूरा सॉल्ट कंटेंट है वो बहुत ज्यादा है, मतलब हाई सॉल्ट कंटेंट है, हाई आपका शुगर कंटेंट है, हाई फैट कंटेंट है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको जो है ज्यादा जीएसटी की कैटेगरी में शामिल कर देंगे। मान लीजिए इस पर हम 28% या फिर उससे भी ज्यादा, अगर कोई और कैटेगरी नई बनाने की कोशिश करें तो मान लीजिए इस पर हम 32% जीएसटी लगाने की कोशिश करते हैं। और दूसरी तरफ मान लीजिए कि ये जो प्रोडक्ट आइटम था ये चावल से बनता था और अल्ट्रा प्रोसेस्ड था। अब इसी की अल्टरनेटिव में एक दूसरा प्रोडक्ट भी मौजूद है। तो ये जो दूसरा प्रोडक्ट है जिसमें ये जो शुगर और आपका सॉल्ट है, आपका जो फैट है, उसका कंटेंट अगर इसमें कम है, इसमें लो शुगर है, इसमें लो सॉल्ट है, इसमें लो फैट है, तो इसको हम कम जीएसटी के दायरे में रख सकते हैं। मान लीजिए इस पर हम बहुत कम जीएसटी लगाते हैं या फिर शून्य जीएसटी लगा देते हैं, इस पर हम 0 जीएसटी लगाते हैं। तो होगा क्या, इसकी वजह से लोगों को एक अल्टरनेटिव मिलेगा। जो लोग पहले इसका इस्तेमाल कर रहे थे, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल कर रहे थे, ज्यादा शुगर ले रहे थे, ज्यादा सॉल्ट ले रहे थे, ज्यादा फैट ले रहे थे, उनको अब ये वाला जो सामान है जो कि अल्टरनेटिव प्रोडक्ट है वो सस्ते में मिलेगा। और क्योंकि अल्टरनेटिव प्रोडक्ट सस्ते में मिल रहा है तो लोग जाहिर तौर पर इसी प्रोडक्ट को खरीदने जाएंगे और इस तरह से हम लोगों की जो खान पान की आदतें हैं उन आदतों में बदलाव कर सकते हैं। तो ये एक पूरा स्ट्रक्चर जो है वो लेखक की ओर से पेश किया जाता है। तो हमने उपायों की भी बात की। अब यहाँ पर एक महत्व की भी बात करते हैं कि अगर कर लगाया जाता है, यानी कि अगर सरकार इस तरह का कोई कर सिस्टम अपनाती है, कोई टैक्स सिस्टम अपनाती है, तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या होने वाली है, उसका महत्व क्या होने वाला है। अगर उसके महत्व की बात करें तो लेखक ये बताते हैं कि जैसे जैसे हमारे देश में HFSS यानी कि हाई फैट शुगर सॉल्ट कंटेंट का जो फूड है उसका उपभोग जैसे जैसे बढ़ रहा है, उसके नेगेटिव नुकसान भी हमारे सामने आ रहे हैं, जिन पर हमने पहले भी बात की। अब नेगेटिव नुकसान जो है वो दो तरह के हो सकते हैं। जो पहली तरीका नेगेटिव नुकसान है उसको आप नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज कह सकते हैं और दूसरी तरह का जो नेगेटिव नुकसान है उसको आप नेगेटिव इंटरनलिटीज कह सकते हैं। तो इसमें दोनों में बहुत ज्यादा आपका डिफरेंस मौजूद है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज में और नेगेटिव इंटरनलिटीज में। तो डिफरेंस भी समझ लेते हैं। तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज का क्या मतलब हुआ? नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज का मतलब हुआ कि जब आप फूड, इस तरह के फूड का इस्तेमाल करते हैं, पैकेज फूड को खाते हैं, तो वहां पर आपके स्वास्थ्य पर तो प्रभाव पड़ता है जो कि नेगेटिव इंटरनलिटीज में आता है, आंतरिक जो आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है।
इसके अलावा एक्सटर्नल इम्पैक्ट भी आता है। एक्सटर्नल इम्पैक्ट किस तरह से आता है? तो मान लीजिए कि हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैकेज्ड आइटम का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो अब इससे होगा क्या? इससे उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, तो उनका जो हेल्थ है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, उनके बीच ओबेसिटी की समस्या बढ़ेगी, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ेगी, इसके अलावा उनके बीच जो है और जो डायबिटीज़ की समस्या है वो भी बढ़ेगी। अब क्योंकि ये समस्याएँ बढ़ रही हैं, तो इसकी वजह से हमारा जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं, पब्लिक हेल्थ सिस्टम पर दबाव बढ़ेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अस्पताल में जाएँगे तो डॉक्टर्स पर दबाव बढ़ेगा और होगा क्या कि अंततः सरकार को पब्लिक हेल्थ सिस्टम पर और ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो इससे एक प्रभाव ये भी पड़ता है कि हमारे सरकार का जो राजस्व है, हमारी जनता का जो राजस्व है, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा पैकेज्ड आइटम खाने की वजह से उस राजस्व पर भी प्रभाव पड़ता है। अब आप सोचिए कि सरकार को ओबेसिटी से निपटने के लिए, हाई ब्लड प्रेशर से निपटने के लिए, डायबिटीज़ से निपटने के लिए जितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है, अगर वही पैसा सरकार के पास मौजूद होता, तो सरकार उस पैसे को कितनी बेहतर पॉलिसीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकती थी। सरकार उस पैसे का इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कर सकती थी। लेकिन अब क्योंकि हमारे देश में डायबिटीज़ की मात्रा बहुत ज़्यादा है, हमारे देश में हाई ब्लड प्रेशर की संख्या बहुत ज़्यादा है, हमारे देश में ओबेसिटी की संख्या ज़्यादा है, तो अब सरकार को यहाँ पर खर्च करना पड़ रहा है। तो एक तरह से सरकार का जो राजस्व है वो भी प्रभावित होता है और आम नागरिक जो कर देते हैं, वो कर भी इस पूरी चीज़ में बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो इससे निपटने के लिए हमें कर को लगाना चाहिए, इससे निपटने के लिए हमें इस समस्या पर विचार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंस हो जाती है कि अगर हम कर लगाते हैं, तो सबसे पहले तो क्या होगा? सबसे पहले तो लोगों के स्वास्थ्य में सुधार होगा, लोग बेहतर हेल्थ प्राप्त कर सकेंगे, तो हेल्थ इसका एक सबसे बड़ा एक ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। और दूसरा बेनिफिट ये है कि सरकार का जो रेवेन्यू है, वो रेवेन्यू भी थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा। उस रेवेन्यू पर भी आपको जो पहले बहुत ज़्यादा रेवेन्यू पब्लिक हेल्थ पर खर्च होता था, वो खर्च भी कम हो जाएगा। तो ये उपाय की हमने बात की, कर के क्या इम्पोर्टेंस हो सकते हैं, इसको भी हमने समझ लिया है। अब हम अंत में बात करते हैं कि यहाँ पर लेखक निष्कर्ष के तौर पर क्या कहते हैं। लेखक निष्कर्ष के तौर पर कहते हैं कि ये जो पूरी समस्या है, यहाँ पर जो टैक्स लगाने की बात हम कर रहे हैं, उस टैक्स को आपको केवल एक इकोनॉमिक और फिस्कल पॉलिसी के तौर पर नहीं देखना चाहिए, केवल एक राजस्व और आर्थिक नीति के तौर पर नहीं देखना चाहिए, बल्कि इस तरह के आइटम्स पर, इस तरह के फूड पर कर लगाने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आपको हेल्थ सिस्टम के, पब्लिक हेल्थ सिस्टम के हिस्से के तौर पर देखना चाहिए। और अगर हम अपने देश में इस तरह की समस्या से निपट जाते हैं, यानी कि ओबेसिटी की समस्या, डायबिटीज़ की समस्या, पैकेज्ड आइटम खाने की समस्या से अगर हम निपट जाते हैं, तो इससे बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। जैसे एक फ़ायदा तो ये होगा कि हम हमारे लोगों की जो डाइटरी हैबिट्स हैं, उनको बेहतर बना सकेंगे। इसके अलावा हम हेल्दी फूड को प्रमोट कर सकते हैं, अगर हम टैक्स लगाते हैं। इसके अलावा हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। इसके अलावा हमारा जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, उसका जो आउटकम है, वो भी बेहतर होगा। सरकार पर जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम पर जो दबाव है, वो दबाव भी कम होगा और लोगों का जो ओवरऑल वेल-बीइंग है, उसमें भी आपको सुधार देखने को मिल सकता है। तो ये यहाँ पर लेखक निष्कर्ष के तौर पर कहते हैं कि अभी इस समस्या से निपटने का एकमात्र उपाय जो हमारे पास मौजूद है, वो ये है कि हम इस तरह के जो आइटम्स हैं, उन पर कर को बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि लोगों को एक अल्टरनेटिव मिल सके, एक हेल्दी चॉइस मिल सके। और जब लोगों के पास एक हेल्दी चॉइस मौजूद होगी, तो वो ज़ाहिर तौर पर अपने जीवन को और ज़्यादा बेहतर बना सकेंगे और जब लोगों का जीवन बेहतर होगा, तो इसके माध्यम से उनकी प्रोडक्टिविटी में भी सुधार होगा। जब उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो अंततः इसका जो परिणाम निकलेगा, वो भारत के आर्थिक विकास के तौर पर आपको दिखाई दे सकता है। तो ये हमने आज के पूरे एडिटोरियल की बात कर ली है और मुझे उम्मीद है कि एडिटोरियल एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। हमने जिन भी बिंदुओं पर बात की है, वो आपको समझ में आए होंगे और अगर आपके प्रश्न पत्र में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आता है, तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। अब मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।